ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਸ਼ਪਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੱਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਓ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं। चलो, आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। इस सिलसिले में उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई। आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया जो कई घंटों तक चला और जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ आशीष नंदी अंदर तक हिल गए थे। ऐसा क्या पता चला उन्हें नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में जिसने उनके होश उड़ा दिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं, क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि अब इस चैनल पर हमारे 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये सही मायनों में एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है और मुझे देखकर खुशी होती है कि देश में इतने सारे लोग हैं जो देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने की परवाह करते हैं। इसी ओकेजन पर मैं ध्रुव राठी एकेडमी के तीनों कोर्सेज पर एक फ्लैट 50% ऑफ देना चाहूंगा आप सब लोगों को। मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स, मास्टर चैट जीपीटी कोर्स और यूट्यूब ब्लूप्रिंट वाला कोर्स, तीनों कोर्सेज पर 50% ऑफ कूपन कोड यूज कीजिए, थैंक यू। ये एक लिमिटेड ऑफर है जो आप में से पहले 1000 लोगों के लिए वैलिड है, तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज का क्यूआर कोड यहां आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा या इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत एक बार फिर से उनके बचपन से करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर निलंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र में ही वो आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। साल 1958 में दिवाली के दिन वो वडनगर की आरएसएस शाखा में बाल स्वयं सेवक बने। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जोशी ने बताया कि शाम को स्कूल के बाद वो घर पर किताबें रखते और सीधा शाखा चले जाते। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बने और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया। उन्हें एक कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था। जैसे कि एनडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी में बताते हैं कि 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल थे और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। 1995 में उन्हें बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं। इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगते हैं। अब इस पर अपना अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो, दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। आरटीआई से पता चला कि पीएमओ तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं, उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना
इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो कभी अमित शाह एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं, कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए, बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे, बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है, मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते, सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰੂਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, चलो चली जाता, देखने फिर किवें और चलता से फायदा हो। वहां ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। अभी कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। पत्रकार साक्षी जोशी ने इनके पुराने नाते वाले बयानों का एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन बनाया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। ओडिशा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट करो। केरला में जाकर इसका उल्टा कहते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। जब गोवा की बात हुई तो 2015 में अमित शाह ने खुद कहा था कि इनका देश भर में
में बीफ बैन करने का कोई प्लान नहीं है। अब जनता के लिए अच्छे काम करना ये भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? काम के नाम पर या तो लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या फिर नौटंकियां करी जाती हैं। गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा नदी की सफाई, 100 स्मार्ट सिटीज, काला धन वापस लाओ, ये कुछ ऐसे सपने थे जिनकी एक्सपायरी डेट रीच हो चुकी है। डिमोनेटाइजेशन को देखो, 2016 में अमित शाह ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर ऐसा है तो नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते लोगों से? 3 फार्म लॉज को याद करो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक चीज है किसानों के लिए। फिर जब मोदी सरकार ने इन्हें वापस लिया तो गोदी मीडिया वाले कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है इन्हें वापस लेना। तो वोट क्यों नहीं मांग रहे इस चीज पर? ना तो कृषि कानूनों पर वोट मांग रहे हैं, ना इनके वापस लेने पर वोट मांग रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी इन्होंने, क्या हुआ उसका? 2014 से पहले नारा लगाया जाता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कहते थे कि संसद को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। कभी आपने इस नारे को दोबारा सुना इनके मुंह से? अरे महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी कहा करते थे, प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकलता। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने ही नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? Allow to rest. Border. इसीलिए चुनावी भाषण में अब फिर से वही हिंदू मुस्लिम और पुराना नाता। यह है निंजा टेक्निक जनता को रिझाकर वोट लेने की। लेकिन अब दूसरी बात यहां पर आती है कि अपने संगठन के अंदर अपनी पैठ कैसे बनाई जाए। पिछले वीडियो में मैंने हिस्टोरियन हरबंस मुखिया के एक आर्टिकल की चर्चा करी थी जिसमें उन्होंने मोदी और औरंगजेब की तुलना की थी। उसमें एक सिमिलैरिटी यह भी थी कि किसके साथ मिलकर किसे साइड करना है। यह बात औरंगजेब भी अच्छे से जानता था और नरेंद्र मोदी भी। कई सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ बातचीत के आधार पर कैरेवान में यह रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के साथ मिलकर शंकर सिंह वगेला को बाहर किया, फिर बीजेपी की नेशनल लीडरशिप की मदद से केशुभाई पटेल को ही बाहर कर दिया। हरबंस मुखिया बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने को कहा मोदी को, तो उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और बाद में जाकर अडवाणी को ही आइसोलेट कर दिया। ऐसे ही 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। 2014 में मुरली मनोहर जोशी को उनकी टिकट वाराणसी से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और 2019 में कहा कि अब आप भी अडवाणी जी के साथ विश्राम कीजिए। एनडीटीवी की वेबसाइट पर सिद्धार्थ वरदराजन का 2015 का यह आर्टिकल देखिए जिसमें बताया गया कि मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को समय से पहले रिटायर करवाया गया और एस जयशंकर को सीधा फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और फिर वो विदेश मंत्री भी बन गए। इसमें यह भी बताया है कि कैसे सुषमा स्वराज को विदेश नीति के की डिसीजन से बाहर रखा जाने लगा था। द प्रिंट पर 2019 का मौसमी दास गुप्ता का यह आर्टिकल देखिए। ये बताती है कि कैसे राजनाथ सिंह के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होने के बावजूद उन्हें 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया था एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। बाद में इसे रिवाइज किया गया और उन्हें 6 कमेटी का मेंबर और एक हेड बनाया गया। लेकिन यही चीज नितिन गडकरी के साथ भी हुई। 2021 में नितिन गडकरी की स्टेटमेंट आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू आदर्श लीडर्स हैं। अगले साल ही बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को ड्रॉप कर दिया गया।